तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब हाई बटन को ऑन कर देना, जिससे आप हर पल का ज्यादा मजा ले सकेंगे। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। और अगर तुमने पिछले चैप्टर्स मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाकर देख लो। और अगर देख चुके हो तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। उसकी बातें सुनकर वीर प्रताप स्तब्ध रह गया। क्या ये लोग खास तौर पर इन्हें ढूंढने आए थे? वीर प्रताप इनमें से किसी को भी नहीं जानता था ये लोग उससे क्या चाहते थे, और शायद इन्हें ये भी नहीं पता कि दाऊ कान्हाई संप्रदाय से है। वीर प्रताप ने शक भरी नजरों से दाऊ की ओर देखते हुए पूछा, तुम जानते हो कि मैं किस संप्रदाय से हूँ? ये सवाल सुनते ही परी नौक पर खड़े लोग एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उनके चुप रहने पर वीर प्रताप का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। ये लोग कहते हैं कि खास तौर पर इन्हें ढूंढने आए हैं, लेकिन ये भी नहीं जानते कि वे किस संप्रदाय से आते हैं। अगले ही पल वीर प्रताप ने इन लोगों से निपटने का फैसला कर लिया और हाथ आगे बढ़ाया। तभी एक व्यक्ति ने जल्दी से कहा, वरिष्ठ, हालांकि हमें यह नहीं पता कि आप किस संप्रदाय से हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आपके संप्रदाय में एक सेंट रियल्म के महान योद्धा हैं। शिया सम्राट अत्यंत क्रूर और निर्दयी है। हम बहुत दिनों से अस्थिर तारा सागर से भागना चाहते थे, पर वह हमेशा संप्रदाय के लोगों की जान को दांव पर लगाकर हमें रोके रखता था। कुछ समय पहले जब उसे पता चला कि आप अस्थिर तारा सागर में प्रवेश करने वाले हैं, तो उसने पूरे तारा सागर की सारी शक्तियों को इकट्ठा कर लिया ताकि आपका स्वागत किया जा सके। हमने इस मौके का फायदा उठाते हुए अंधेरे को त्याग कर प्रकाश की ओर आने का फैसला किया, इसलिए हम वहां से निकलकर आपसे आ मिले। ये सुनकर वीर प्रताप सोच में पड़ गया। उस योद्धा की बातें झूठी नहीं लग रही थी। हालांकि ये लोग शिया सम्राट द्वारा भेजे गए जासूस भी हो सकते थे, लेकिन अगर वे सचमुच साथ देने आए हैं तो इनके जरिए अस्थिर तारा सागर की पूरी जानकारी मिल सकती है। और भले ही ये शिया सम्राट के भेजे हुए हों, तो भी कान्हाई संप्रदाय के लिए इनका कोई खास खतरा नहीं था। उनके ग्रैंड एल्डर्स पहले ही ध्यान से बाहर आ चुके थे। फिर किसी ऐसे व्यक्ति से क्या डर जो अभी सेंट कल्टीवेटर भी नहीं है। ठीक उसी समय जियांग त्यानरुई अचानक वीर प्रताप के पास प्रकट हो गए। वीर प्रताप ने तुरंत सम्मान से कहा, वरिष्ठ चाचा, आपकी क्या राय है? इनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए? वीर प्रताप के इस बूढ़े के प्रति सम्मान देखकर वहां मौजूद सभी लोग तुरंत समझ गए कि ये सेंट रियल्म के महान पुरुष हैं। वे सब झुककर सजदा करते हुए बोले, वरिष्ठ, कृपा करके हमें बचा लीजिए, हम आपके गुलाम बनने को तैयार हैं। जियांग त्यानरुई ने सीधे पूछा, ये शिया सम्राट कितनी शक्ति रखता है? एक व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया, वरिष्ठ, हमारे पास जो खबरें हैं उसके अनुसार शिया सम्राट की वर्तमान खेती गुइशु रियल्म की 8वीं मंजिल तक है। जियांग त्यानरुई सोच में पड़ गए। गुइशु रियल्म सिर्फ 8वीं मंजिल? फिर ज़ोउ फेइंग ने क्यों कहा था कि शिया सम्राट की शक्ति सेंट के करीब हो सकती है? इतने में ज़ोउ फेइंग तेजी से जियांग त्यानरुई के पास आ गए। उन्होंने उन लोगों को दुश्मनी भरी नजरों से घूरते हुए कहा, गुइशु रियल्म 8वीं मंजिल? क्या तुम लोग शिया सम्राट के भेजे हुए जासूस नहीं हो जो झूठी खबर फैला रहे हो? एक कल्टीवेटर ने जल्दी से कहा, वरिष्ठ, हम शपथ ले सकते हैं कि हम बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे। शिया सम्राट ने कल्टीवेटर सम्मेलन में खुद घोषणा की थी कि वह सिर्फ गुइशु रियल्म 8वीं मंजिल तक ही है। लेकिन ये शब्द सुनते ही ज़ोउ फेइंग ने क्रोध से कहा, लेकिन क्या? अगर तुम्हें कुछ और पता है तो तुरंत बता दो, वरना तुम सब मर जाओगे। उस कल्टीवेटर ने कांपते हुए कहा, लेकिन शिया सम्राट के पास एक बहुत शक्तिशाली आत्मा कवच है, उसे पहनने से किसी की खेती में भारी वृद्धि हो जाती है। ये नियान रियल्म का कल्टीवेटर भी उस कवच को पहनकर कुछ समय के लिए गुइशु रियल्म की शक्ति प्राप्त कर लेता है, और गुइशु रियल्म का कल्टीवेटर उस कवच को पहनकर सेंट के करीब की शक्ति हासिल कर लेता है। ये सुनकर ज़ोउ फेइंग थोड़ा रुक गए, मानो उन्हें कुछ समझ आ गया हो। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे हमेशा उसमें सेंट जैसी आभा महसूस होती थी। उसकी सांसें अस्थिर थी, मतलब वह असल में सेंट नहीं था। जियांग त्यानरुई ने सोचा कि अगर दूसरे पक्ष ने किसी और माध्यम से अपनी शक्ति अस्थायी रूप से सेंट के करीब पहुंचाई है तो ये शिया सम्राट कोई बड़ा खतरा नहीं है। फिर उन्होंने सामने खड़े लोगों की ओर देखकर शांत स्वर में कहा, मैं तुम सबकी रक्षा कर सकता हूँ, बदले में तुम मुझे अस्थिर तारा सागर की पूरी जानकारी दो। जियांग त्यानरुई की बात सुनकर सबके चेहरे खुशी से चमक उठे। वे तुरंत लू चेन की बढ़ती शक्ति, उसकी यात्रा और अस्थिर तारा सागर में पिछले कई वर्षों में घटित सभी घटनाओं का विस्तार से वर्णन करने लगे। लू चेन की वृद्धि की कहानी सुनकर जियांग त्यानरुई के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तभी वीर प्रताप ने पास से कहा, वरिष्ठ चाचा, शिया सम्राट की इतनी तेज तरक्की का कारण निश्चित रूप से त्यानचेन संसार में कोई दिव्य खजाना है। पहले वे सिर्फ शंका कर रहे थे, लेकिन अब इन लोगों की बातें सुनकर उन्हें पूरी तरह यकीन हो गया कि त्यानचेन संसार में या तो महान सम्राट की समाधि है या किसी अत्यंत शक्तिशाली प्राणी का अवशेष, वरना एक मामूली राजकुमार कैसे इतनी कम अवधि में इतनी भयंकर शक्ति प्राप्त कर सकता था। और वह आत्मा कवच जो किसी की मंजिल कई स्तर ऊपर ले जा सकता है, वह
वह भी साधारण वस्तु नहीं है। कान्हाई संप्रदाय जैसा विशाल संप्रदाय भी ऐसा कवच नहीं रखता, फिर एक प्रिमिटिव तारा क्षेत्र का सम्राट ऐसा चमत्कार कैसे पा सकता है। जियांग तियानरुई को सबसे ज्यादा उस विशाल वृक्ष की चिंता थी, जिसके जन्म के बाद पूरा तियानचेन संसार आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया था। उन्हें संदेह था कि वह वृक्ष कोई विश्व वृक्ष हो सकता है। अगर उसे कान्हाई संप्रदाय में ले आए तो उनका संप्रदाय और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। अब जियांग तियानरुई का धैर्य जवाब दे चुका था। उन्होंने तुरंत कहा, ठीक है, अब तुम लोग रास्ता दिखाओ। अगर तुमने जो कहा है वह सच है तो कान्हाई संप्रदाय तुम्हें कभी अन्याय नहीं करेगा। ये सुनकर महान शिया के विद्रोही खुशी से सजदा करते हुए बोले, धन्यवाद वरिष्ठ, धन्यवाद। हम तुरंत आपको कियानरेन संसार ले चलते हैं। कान्हाई संप्रदाय की परी नौक फिर से कियानरेन संसार की ओर बढ़ने लगी। जियांग तियानरुई और अन्य लोग अपनी नौ पर लौट आए तो वीर प्रताप ने संदेह भरे स्वर में पूछा, वरिष्ठ चाचा, क्या आप वाकई इन लोगों को अपने साथ रखने वाले हैं? जियांग तियानरुई शांत स्वर में बोले, अभी ये लोग कुछ काम के हैं। जब तक शिया सम्राट को समाप्त नहीं कर लेते इन्हें रखना ठीक रहेगा। बाद में अस्थिर तारा सागर की सारी शक्तियों को मिटा देंगे। अगर महान सम्राट की समाधि सचमुच है तो हम इस खबर को लीक नहीं होने देंगे। ये लोग आज शिया राजवंश को धोखा दे सकते हैं, कल कान्हाई संप्रदाय को भी दे सकते हैं। इन जंगली तारा क्षेत्र के विद्रोहियों की खेती और योग्यता दोनों ही बेकार हैं। इनका सिर्फ एक ही उपयोग है, रास्ता दिखाना। वीर प्रताप के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने कहा, मैं समझ गया। महान शिया के उन विद्रोहियों के मार्गदर्शन में कान्हाई संप्रदाय की परी नौक जल्द ही कियानरेन संसार पहुंच गई। कियानरेन संसार को देखते ही उन्होंने देखा कि उसके बाहर कई परी नौकाएं पहले से खड़ी थी। उन्हें देखकर जियांग तियानरुई बोले, मुझे सचमुच हैरानी हो रही है। शिया सम्राट जो अस्थिर तारा सागर में बैठा था, उसे हमारे आने की पहले से कैसे खबर लग गई? कान्हाई संप्रदाय ने अपने निशान छुपाने के लिए खास संप्रदाय उत्सव तक आयोजित किया था, जिससे हवांगशान तारा क्षेत्र के सभी बल धोखे में रह गए। फिर भी प्रकाश वर्ष दूर बैठा शिया सम्राट सब जान गया। जियांग तियानरुई की बात पूरी होते ही वीर प्रताप ने पास खड़े शिया विद्रोही की ओर तेज नजर से देखा और गर्जा, बोल, शिया सम्राट को हमारी खबर कैसे लगी? शिया का वह विद्रोही हकलाते हुए बोला, वरिष्ठ, छोटा भी नहीं जानता। शिया सम्राट ने अचानक कल्टीवेटर सम्मेलन बुलाया और घोषणा की कि एक सेंट स्तर के विशेषज्ञों वाला संप्रदाय अस्थिर तारा सागर में प्रवेश करने वाला है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उस महान शिया के विद्रोही की बात सुनकर सब कुछ पल भर के लिए सोच में पड़ गए। उन्हें अब भी यह बात अजीब लग रही थी कि शिया सम्राट को उनके आने की पहले से ही भनक कैसे लग गई। कुछ देर सोचने के बाद जियांग तियानरुई ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, कोई बात नहीं, जब तक हम शिया सम्राट को पकड़ नहीं लेते तब तक सारी बातें अपने आप खुल जाएंगी। जियांग तियानरुई की नजरों में लू चेन अब पूरी तरह फंस चुका था। अब बस उसे ढूंढना बाकी था। फिर तियानचेन संसार के सारे रहस्य उनके सामने खुलने वाले थे। यहाँ व्यर्थ अनुमान लगाने की जरूरत नहीं थी। वीर प्रताप ने तुरंत सहमति जताई, वरिष्ठ चाचा ठीक कह रहे हैं। बात पूरी होते ही वीर प्रताप उठ खड़ा हुआ और शून्य क्षेत्र में उड़ गया। वहाँ पहुंचकर उसने कियानरेन संसार के बाहर खड़ी परी नौकाओं की ओर गरजते हुए आवाज लगाई, शिया सम्राट, अभी बाहर आकर दया भीख मांग ले, वरना तेरी जान बचना मुश्किल है। ये सुनते ही उड़ते हुए इंद्रधनुष परी नौ पर खड़ी मु किंगलान का खून खौल उठा। वह तुरंत हमला करने को तैयार हो गई। किसी को भी लू चेन का अपमान सहन नहीं था, पर लू चेन ने तुरंत उसका कलाई पकड़ लिया। मु किंगलान ने घूमकर लू चेन की ओर देखा। उसकी आंखों में उलझन और गुस्सा दोनों थे। सम्राट, उन्होंने आपका अपमान किया है, मुझे इजाजत दे, मैं इन सबको मार डालूं। लू चेन ने शांत लेकिन ठंडे स्वर में कहा, जल्दबाजी मत करो लन। इतना कहकर लू चेन ने शून्य क्षेत्र की ओर दिव्य संदेश भेजा। उसकी आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी, कान्हाई संप्रदाय के साथियों, अस्थिर तारा सागर में आपका स्वागत है। और साथ ही उसने अपनी पूरी ऊर्जा छोड़ दी। अगले ही पल कान्हाई संप्रदाय की परी नौक पर खड़े लोग उस भयंकर दबाव से थरथरा उठे। कई तो सांस लेने में भी दिक्कत महसूस करने लगे, पर शून्य क्षेत्र में खड़े वीर प्रताप और जियांग तियानरुई पर इसका कोई असर नहीं हुआ। लू चेन की उस ऊर्जा को महसूस करते ही वीर प्रताप के चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। जैसा उनकी खबरों में था, शिया सम्राट की सेन जैसी शक्ति नकली थी। उसकी ऊर्जा अस्थिर थी, असली नहीं। हालांकि दबाव काफी भयानक था, पर वीर प्रताप जैसे अर्धसेंट योद्धा के सामने वह कुछ भी नहीं था। वह आसानी से इस दबाव को झेल सकता था। वीर प्रताप ने गरज कर कहा, शिया सम्राट, अगर यही तेरी सारी ताकत है तो अभी आत्मसमर्पण कर दे, शायद तेरी जान बच जाए। लू चेन ने उसकी बात को अनसुना करते हुए पूछा, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। अस्थिर तारा सागर जैसा जंगली और सूना तारा क्षेत्र, इसमें तुम लोगों को क्या मिल गया है कि तुम एक के बाद एक यहाँ आ रहे हो? वीर प्रताप ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, शिया सम्राट, मूर्खतापूर्ण बातें बंद कर। आखिरी बार कह रहा हूँ, महान सम्राट की समाधि का स्थान हमें सौंप दे, वरना मौत तेरे इंतजार में है। लू चेन चुप रहा। सचमुच कान्हाई संप्रदाय को यकीन हो गया था कि तियानचेन संसार में कोई बड़ी खजाना या महान सम्राट की समाधि है। अगर यह खबर बाहर फैली तो जल्द ही और भी कई शक्तियाँ यहाँ घुस आएंगी। तब उनकी जिंदगी और
और भी मुश्किल हो जाएगी। एक कान्हाई संप्रदाय से निपटना मुश्किल नहीं था, पर पूरे हवानशान तारा क्षेत्र से निपटना लगभग असंभव। लू चेन ने सहज भाव से कहा, अस्थिर तारा सागर में महान सम्राट की कोई समाधि नहीं है। वीर प्रताप ठहाका मारकर हंसा, अरे एक साधारण राजवंश का राजकुमार कुछ दशकों में गुइशियू रियन तक पहुंच गया और त्यांचन संसार को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया, फिर भी कह रहा है कि यहाँ कुछ नहीं है। किसी को यकीन आएगा क्या? लगता है तू नर्म बात मानने वाला नहीं, फिर तो सख्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अब बात करने का समय खत्म हो चुका था। लू चेन ने जान शैन तलवार निकाली और सीधे शून्य क्षेत्र में उड़ गया। जाते हुए उसने मू किंग लान को दिव्य संदेश दिया, लान जब तक उस सेन स्तर का व्यक्ति सामने नहीं आता तू बाहर मत आना। मू किंग लान थोड़ा चौंकी, फिर बोली, समझ गई। लू चेन को शून्य क्षेत्र में उड़ते देखकर पीछे वाली परी नौ पर खड़े युद्ध ड्रैगन सेना के सैनिक घबरा गए। दूसरे पक्ष ने सम्राट की ऊर्जा को इतनी आसानी से झेल लिया था। इसका मतलब था कि सामने वाला व्यक्ति सम्राट के बराबर या उससे भी ज्यादा शक्तिशाली था। क्या महान शिया राजवंश इस संकट से बच पाएगा? कई संप्रदाय के शिष्य तो पहले ही अपनी जान बचाने के लिए समर्पण करने के तरीके सोचने लगे थे। वीर प्रताप ने लू चेन को आते देखा और ठंडी नजरों से घूरते हुए बोला, तो तू ही शिया सम्राट है? लू चेन ने वीर प्रताप को देखा और व्यंग्य भरे स्वर में कहा, कान्हाई संप्रदाय का संप्रदायाध्यक्ष होकर भी इतना चिंतित और चालाकी भरा व्यवहार, सच कहूँ तो तुम अच्छे संप्रदायाध्यक्ष नहीं लगते। ये सुनकर वीर प्रताप की भौहें सिकुड़ गईं। उसने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति जुटाई। अगले ही पल उसके पीछे एक विशाल स्वर्णिम हिरण की छाया प्रकट हो गई। हालांकि लू चेन ने बाहरी वस्तुओं से अपनी शक्ति सेंट के करीब पहुंचा रखी थी, फिर भी वीर प्रताप ने सावधानी बरती और तुरंत अपना धर्म रूप प्रकट कर दिया। उसका एकमात्र लक्ष्य था लू चेन को जल्दी से हराकर समाधि का स्थान उगलवा लेना। वीर प्रताप के धर्म रूप को देखकर लू चेन ने तलवार में तीव्र तलवार ऊर्जा इकट्ठी की और एक जोरदार प्रहार कर दिया। तारानकन परम शीतल अष्टम स्तर तलवार। तारानकन भयंकर तलवार ऊर्जा शून्य क्षेत्र में लहर दौड़ाती चली गई। पूरे क्षेत्र में अनगिनत बर्फ के क्रिस्टल बन गए। चारों ओर का तापमान अचानक इतना गिर गया कि हवा भी जमती लगी। वीर प्रताप को तुरंत खतरा महसूस हुआ। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपने स्वर्णिम हिरण रूप को नियंत्रित किया। हिरण ने मुंह खोला और 7 रंगों की किरणें निकालकर उस भयानक तलवार ऊर्जा की ओर छोड़ दी। दोनों शक्तियों के टकराते ही शून्य क्षेत्र में जोरदार विस्फोट हुआ। जगह जगह अंतरिक्ष में लहरें उठी। दोनों परी नौकाएं उस ऊर्जा के झटके से सैकड़ों किलोमीटर दूर धकेल दी गईं। विस्फोट की लहरें शांत होने के बाद लू चेन और वीर प्रताप दोनों शून्य क्षेत्र में स्थिर खड़े थे। लू चेन ने तलवार को कसकर पकड़ा और दूर खड़े वीर प्रताप को देखा। वह पूरी तरह सुरक्षित था। उसका धर्म रूप भी बिना किसी नुकसान के खड़ा था। लू चेन को लगा था कि पवित्र तेज कवच पहनकर वह सेंट के करीब पहुंच चुका है। स्वर्गीय स्तर की खेती पद्धति के साथ अर्ध सेंट से निपटना आसान होना चाहिए था, पर आश्चर्य की बात यह थी कि उसका प्रहार वीर प्रताप के कपड़े के कोने को भी नहीं छू पाया। यही है असली अर्ध सेंट की शक्ति। सही फैसला किया था कि मू किंग लान को पहले नहीं भेजा। इधर वीर प्रताप भी लू चेन की तरह गंभीर हो चुका था। उसके गले में खून का स्वाद आ रहा था, पर उसने बड़ी मुश्किल से उसे निगल लिया और ऊपर से कुछ नहीं हुआ जैसा दिखाया। वीर प्रताप को अब यकीन हो गया था कि वह लू चेन का मुकाबला नहीं कर सकता। उसने तो बस एक प्रहार रोका था, पर अपनी सारी शक्ति खत्म हो चुकी थी। अगर लू चेन ने फिर हमला किया तो उसे बचकर भागना पड़ेगा। जियांग त्यानरुई, जो सच्चे सेंट थे, पूरे युद्ध क्षेत्र की स्थिति साफ देख रहे थे। उन्होंने दूर खड़े लू चेन को घूरते हुए अंधेरे भाव से सोचा। उन्हें लगा था कि अर्ध सेंट वीर प्रताप शिया सम्राट को आसानी से हरा देगा, क्योंकि उसकी शक्ति जादुई खजाने पर टिकी थी। पर एक ही तलवार प्रहार ने वीर प्रताप को बुरी तरह घायल कर दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जियांग त्यानरुई अब चुपचाप देखते नहीं रह सके। उन्होंने गरज कर कहा, बस बहुत हुआ। उनके मुंह से यह शब्द निकलते ही एक अदृश्य भयंकर शक्ति लू चेन की ओर लपकी। लू चेन को अचानक लगा कि उसका पूरा शरीर किसी अदृश्य बंधन में जकड़ गया है। मौत का एक तेज और भयानक एहसास उसके मन में उठा। ये पहली बार था जब उसे इतनी सच्ची मौत की आशंका हुई थी। लू चेन ने तुरंत अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति जुटाकर प्रतिरोध करने की कोशिश की, पर उसे महसूस हुआ कि उसकी शक्ति ही किसी ने सील कर दी है। ये पहला मौका था जब उसे सच्चे सेंट का दबाव महसूस हुआ। हालांकि मू किंग लान भी सेंट थी, पर उसने लू चेन के सामने कभी इतनी भयंकर सेंट शक्ति नहीं छोड़ी थी। इसलिए लू चेन पूरी तरह तैयार नहीं था। जब तक वह कुछ समझ पाता, जियांग त्यानरुई का वह अदृश्य प्रहार उसके पास पहुंच ही चुका था। ठीक उसी पल मू किंग लान बिजली की गति से लू चेन के सामने आ खड़ी हुई। उसने अपनी कोमल लेकिन शक्तिशाली जड़ब हाथ उठाया। उंगलियों से एक तेज आध्यात्मिक ऊर्जा की लहर निकली और सेंट की उस शक्ति से टकरा गई। दोनों शक्तियों के टकराव से जोरदार विस्फोट हुआ। शून्य क्षेत्र फिर से हिल उठा और उसमें दरारें पड़ने लगी। ये दृश्य देखकर कान्हाई संप्रदाय के सभी लोग स्तब्ध रह गए। जियांग त्यानरुई का चेहरा काला पड़ गया। वे मूर्ख नहीं थे। उस महिला ने उनकी हमले को इतनी आसानी से रोक लिया था। इससे साफ था कि वह भी सेंट है। उन्हें लगा था कि अस्थिर तारा सागर में सिर्फ शिया सम्राट थोड़ा तगड़ा है।
पर यहाँ तो एक सेंट छिपा हुआ निकला। अभी दोनों पक्षों में औपचारिक टकराव नहीं हुआ था, इसलिए जियांग तियानरुई को इस महिला की असली खेती का अंदाजा नहीं था। उन्होंने सीधे पूछा, तुम कौन हो? अस्थिर तारा सागर में किसी सेंट के होने की हमें कभी खबर नहीं मिली। ये सुनकर अस्थिर तारा सागर के सभी संप्रदाय वाले सकते में आ गए। सेंट शिया सम्राट के साथ एक सेंट है। सम्राट ने उन्हें ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अब सबको समझ आ गया कि शिया सम्राट इतना शांत और निडर क्यों था। उसके पास सेंट जैसी रक्षक थी, तो फिर किस बात का डर? जिन शिया के विद्रोहियों ने कान्हाई संप्रदाय से मिलकर समर्पण किया था, वे अब पछता रहे थे। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्हें एहसास हो गया कि सम्राट ने जानबूझकर सेंट की बात छिपाई थी। सम्राट ने पहले भी कई बार ऐसा जाल बिछाया था। अब उन्हें अपनी मौत का डर सताने लगा। उनकी एकमात्र उम्मीद थी कि कान्हाई संप्रदाय का सेंट इस महिला को हरा दे, वरना इन सब विद्रोहियों का अंत निश्चित था। मूक किंगलान ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तुमने नहीं सुना? इसका मतलब यह नहीं कि वह है नहीं। इतना कहते ही मूक किंगलान के सामने सफेद लपटों के गुच्छे प्रकट हो गए। हालांकि वे आग की लपटें थीं, पर उनके आने से आसपास गर्मी नहीं फैली, उल्टा शून्य क्षेत्र का तापमान और गिर गया। चारों ओर फिर से बर्फ के क्रिस्टल बनने लगे। मूक किंगलान से निकलती उस दबाव भरी आभा को महसूस कर जियांग तियानरुई का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उन्हें लगा कि ये लपटें उन्हें कहीं से बहुत परिचित हैं, जैसे उन्होंने पहले कहीं देखी या सुनी हो, पर अभी याद नहीं आ रहा था। पर अब ये सोचने का समय नहीं था। यह महिला उन्हें बेहद खतरनाक लग रही थी। उन्हें पूरी शक्ति लगानी होगी, वरना उनका ये क्लोन यही नष्ट हो सकता है। जियांग तियानरुई आगे बढ़े और अपनी पूरी सेंट आभा छोड़ दी। उस भयंकर दबाव को महसूस कर वहाँ मौजूद लगभग हर व्यक्ति का शरीर भारी हो गया, जैसे कोई पहाड़ सिर पर लद गया हो। पवित्र तेज कवच पहने लू चेन, जो सेंट के करीब की शक्ति रखता था, वह भी इस दबाव से दम घुटने लगा। लू चेन ने ठंडे स्वर में कहा, सेंट का दबाव? तो क्या हुआ? मेरे पास ब्रह्मांड की मूल शक्ति है। स्रोत शक्ति रखने वाला किसी छोटे सेंट से क्यों डरे? तुरंत उसने स्रोत शक्ति को अपने शरीर में घुमाना शुरू किया। जैसे ही स्रोत शक्ति उसके शरीर में फैली, उसके चारों ओर का भारी दबाव पल भर में गायब हो गया। लू चेन को फिर से हल्कापन महसूस हुआ। जियांग तियानरुई ने ये दृश्य देख लिया। लू चेन को बिना किसी असर के खड़ा देखकर वे और सतर्क हो गए। सामान्य रूप से तो यह व्यक्ति बाहरी चीजों से सेंट के करीब पहुंचा है, असली सेंट नहीं। फिर मेरा सेंट दबाव उसे इतनी आसानी से कैसे सह गया? क्या शिया सम्राट अपनी असली शक्ति छिपा रहा है, या उसके पास कोई अत्यंत शक्तिशाली रक्षात्मक खजाना है? सेंट के दबाव को झेल सकने वाला रक्षात्मक खजाना, वह किस स्तर का होगा? जियांग तियानरुई की आंखों में लालच की चमक उभरी, पर उन्होंने तुरंत खुद को संभाला। इस महिला को हराए बिना न तो खजाना मिलेगा, न समाधि का स्थान। दोनों सेंट थे, एक दूसरे को मारना आसान नहीं था। उस पर जियांग तियानरुई ने कहा, साथी, महान सम्राट की समाधि सबकी साझी संपत्ति है। क्या तुम उसे अकेले हड़पना चाहती हो? भले ही तुम उसे अकेले लेना चाहो, पर समाधि के अंदर कई प्रतिबंध हैं, जिन्हें तोड़ना तुम्हारे बस का भी शायद न हो। मुझे लगता है कि तुमने समाधि के खजाने का सिर्फ छोटा सा हिस्सा ही प्राप्त किया है, वरना तुम अब तक इस जंगली तारा सागर में क्यों रहती? जितने अधिक लोग, उतनी अधिक शक्ति। अगर हम मिलकर समाधि के प्रतिबंध तोड़ दें, तो अंदर के खजाने को बराबर बराबर बांट ले। क्या कहती हो? जियांग तियानरुई अभी मूक किंगलान की असली शक्ति का अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे। लड़ाई में जीतना मुश्किल था और दोनों को भारी चोट लग सकती थी। उनके हिसाब से अस्थिर तारा सागर में खजाना होने की बात तय थी। अगर यह महिला पहले ही सारा खजाना ले चुकी होती, तो इस सूने क्षेत्र में क्यों रहती? अगर वह अभी भी यहाँ है, तो इसका मतलब है कि समाधि का पूरा खजाना उसे नहीं मिला। वह या तो प्रतिबंध तोड़ने की कोशिश कर रही है, या अपने पीछे की शक्ति का इंतजार कर रही है। चूंकि पूरा खजाना नहीं मिला, इसलिए बातचीत की गुंजाइश थी। जियांग तियानरुई को यकीन था कि यह महिला भी समाधि में घुसना चाहती होगी। आखिर वह महान सम्राट की समाधि थी, अनगिनत खजाने, विरासत और अवसरों से भरी। अब टकराव जारी रखना बेकार था। समय बीतने पर और लोग इस समाधि की खबर जान सकते थे, तब यह महिला को नुकसान ही होगा। जियांग तियानरुई की बात सुनकर मूक किंगलान समझ गई कि ये लोग उसे भी खजाने की तलाश में आए समझ रहे हैं। उसने ठंडे और दृढ़ स्वर में कहा, अस्थिर तारा सागर में महान सम्राट की कोई समाधि नहीं है, न कोई खजाना। कृपया यहाँ से चले जाओ। जियांग तियानरुई की भौहें सिकुड़ गईं, तो साथ ही सारा फायदा अकेले हड़पना चाहती हैं। तुम्हारी भूख तो बहुत बड़ी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जियांग तियानरुई की नजर में सारी बातें साफ थीं। अस्थिर तारा सागर में महान सम्राट की समाधि है, या फिर किसी अत्यंत शक्तिशाली अमर गुफा का अवशेष। और अब यह महिला कह रही है कि यहाँ न समाधि है, न कोई खजाना। जियांग तियानरुई कैसे मान लेते? साफ था कि सामने खड़ी यह महिला सारी समाधि और उसके खजाने को अकेले हड़पना चाहती है। जियांग तियानरुई ने क्रोध भरे स्वर में कहा, साथी, तुम्हारी भूख बहुत बड़ी है, सावधान रहना, कहीं दम न घुट जाए। और क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं ये खबर पूरे तारा क्षेत्र में फैला दूं कि अस्थिर तारा सागर में महान सम्राट की समाधि है? हालांकि तुम सेंट हो, पर समाधि सिर्फ सेंटों को ही नहीं, अर्ध सम्राटों को भी खूब लुभाती है। अगर पड़ोसी तारा क्षेत्र के अर्ध सम्राटों को पता चल गया कि यहाँ समाधि है, तो क्या
तुम अकेली उन्हें रोक पाओगी। मू किंगलान ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और ठंडे दृढ़ स्वर में आखिरी बार कहा, मैं एक बार फिर कहती हूँ, अस्थिर तारा सागर में महान सम्राट की कोई समाधि नहीं है और न ही कोई खजाना। इतना कहकर मू किंगलान ने तलवार निकाली और शून्य क्षेत्र पर एक जोरदार वार कर दिया। दसियों किलोमीटर लंबी तलवार ऊर्जा निकली और शून्य क्षेत्र में एक विशाल स्थान दरार काट दी। जो भी इस रेखा को पार करने की हिम्मत करेगा उसकी मौत तय है। मू किंगलान का ये सख्त रुख जियांग त्यानरुई को पूरी तरह भड़का गया। उनके शरीर से भयंकर सेंध दबाव छूटने लगा। चेहरे पर क्रोध की लालिमा फैल गई। अगर तुम इतनी जिद्दी हो तो चलो देखते हैं कि तुम्हारी असली ताकत कितनी है और क्या तुम सचमुच इस समाधि की रक्षा कर सकती हो। बोलते ही जियांग त्यानरुई ने एक तीखा तार प्रहार कर दिया। तारानकन सुमेरु 9 सूर्य तार। तारानकन। अगले ही पल उनके पीछे 9 विशाल सूर्य प्रकट हो गए। उनकी गर्मी से आसपास का स्थान विकृत होने लगा। कान्हाई संप्रदाय के शिष्य तुरंत पीछे हट गए। सेंटों के बीच का युद्ध अब उनके बस का नहीं था। मू किंगलान ने हल्का सा सिर घुमाकर लू चेन से कहा, सम्राट आप अभी थोड़ा दूर चले जाइए। वह नहीं चाहती थी कि लू चेन इस लड़ाई की आंधी में फंस जाए। हालांकि लू चेन की शक्ति सेंट के करीब थी, पर वह अभी असली सेंट नहीं था। सेंटों की लड़ाई उसे चोट पहुंचा सकती थी। लू चेन ने कहा, ठीक है, और छाया स्थानांतरण का उपयोग करके 100 किलोमीटर दूर चला गया। अब उसे अपनी सीमा का एहसास हो चुका था। अगर सामने वाला राक्षस कल्टीवेटर होता तो उसकी अराजक राक्षस दमन कला से लड़ सकता था, पर यह जियांग त्यानरुई साफ था कि राक्षस कल्टीवेटर नहीं है, इसलिए अभी वह इस लड़ाई में दखल नहीं दे सकता था। बाकी सब मू किंगलान पर छोड़ दिया। उसे मू किंगलान पर पूरा भरोसा था। सेंट 5वीं मंजिल की शक्ति के साथ सेंट दूसरी मंजिल के व्यक्ति को हराना मुश्किल नहीं होना चाहिए। लू चेन के दूर चले जाने के बाद मू किंगलान ने दूर दिख रहे 9 सूर्यों और उस विशाल तार की छाप को देखा। उसकी आंखों में एक तेज चमक उभरी। उसने अपने शरीर की सफेद विचित्र अग्नि को पूरी तरह जुटाया और उसे अपनी दिव्य तलवार में डाल दिया। स्वर्गीय अग्नि वंश वाले जन्म से ही अपनी विचित्र अग्नि रखते थे। यह उनकी जन्मजात दिव्य अग्नि थी। जब वे अपनी इस अग्नि का उपयोग करते थे तो उनकी लड़ाकू शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। इसी वजह से स्वर्गीय अग्नि वंश का विनाश हुआ था। मू किंगलान ने शुरू से ही पूरी ताकत लगा दी, बिना कोई कसर छोड़े। शेर भी खरगोश को मारने के लिए पूरी शक्ति लगाता है। उससे पहले मू किंगलान ने पूरे क्षेत्र को अपनी सेंट शक्ति से सील कर दिया था। इस तरह अगर जियांग त्यानरुई का क्लोन नष्ट भी हो जाए तो उनका मुख्य शरीर सिर्फ इतना ही जान पाएगा कि क्लोन मर गया, पर असली बातें नहीं। मू किंगलान से निकलती उस विचित्र अग्नि को देखकर जियांग त्यानरुई को अचानक याद आ गया। उनके चेहरे पर आतंक की छाया दौड़ गई। तुम स्वर्गीय अग्नि वंश की। पर वे अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाए थे कि मू किंगलान ने तलवार घुमा दी। तारानकन बर्फ और अग्नि का ड्रैगन तलवार। तारानकन। पलक झपकते ही तलवार से 2 5 पंजों वाले विशाल ड्रैगन निकले। एक सफेद था जो भयंकर ठंड बिखेर रहा था, दूसरा लाल था जो प्रचंड लपटों से जल रहा था। दोनों ड्रैगन आगे बढ़े और जियांग त्यानरुई के स्वर्णिम विशाल हाथ से टकराने वाले थे कि दोनों एक हो गए। एक विशाल ड्रैगन बन गया जो सफेद लपटों से जल रहा था। जैसे ही वह ड्रैगन उस स्वर्णिम हाथ से टकराया, कोई जोरदार विस्फोट नहीं हुआ। पूरे शून्य क्षेत्र में एक पल के लिए समय जैसे रुक गया। फिर अचानक शून्य क्षेत्र में एक विशाल स्थान दरार खुल गई और स्थान तूफान ने चारों ओर की हर चीज को कण कण में बांट दिया। जियांग त्यानरुई की आंखें फट गईं। वे अविश्वास से सब कुछ देख रहे थे। उन्हें मू किंगलान की पहचान समझ आ चुकी थी। उसकी विचित्र अग्नि से साफ था कि वह स्वर्गीय अग्नि वंश की है और उस वंश में सिर्फ 2 सेंट थे, एक अग्नि सम्राट पुरुष और दूसरी स्वर्गीय अग्नि महल की पुरानी पूर्वज महिला। मू किंगलान के हमला करते ही जियांग त्यानरुई समझ गए थे कि वे हार गए हैं। स्वर्गीय अग्नि वंश अपनी जन्मजात अग्नि का उपयोग करके कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि एक तलवार प्रहार इतना भयानक होगा। उनके सदमे के बीच उनका शरीर स्थान तूफान में कण कण होकर उड़ गया, यहाँ तक कि उनकी दिव्य आत्मा भी नष्ट हो गई। दूर खड़े कान्हाई संप्रदाय के लोग इस दृश्य को देखकर मृत समान सफेद पड़ गए। पसीने की बूंदें उनके माथे पर छलक आईं। वे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनका ग्रैंड एल्डर इतनी आसानी से हार जाएगा। विरोधी ने सिर्फ एक तलवार प्रहार किया था। सेंट और सेंट में इतना बड़ा अंतर कैसे? होश में आते ही वीर प्रताप ने एक पल भी नहीं सोचा। वह तुरंत घुमा और परिनौक को मोड़कर अस्थिर तारा सागर की सीमा की ओर भागने लगा। यह महिला स्पष्ट रूप से कान्हाई संप्रदाय के बस की नहीं थी। वीर प्रताप और बाकी लोगों को भागते देख मू किंगलान ने फिर तलवार उठाए और एक और वार कर दिया। तारानकन बर्फ और अग्नि का ड्रैगन तलवार। तारानकन। पीछे से ड्रैगन की गर्जना सुनकर वीर प्रताप ने सहम कर पीछे मुड़कर देखा। 2 विशाल ड्रैगन उसे आते दिखे। उसकी आत्मा कांप उठी, रूह फट गई। प्रतिक्रिया करने से पहले ही दोनों ड्रैगन एक हो गए और सफेद लपटों वाला विशाल ड्रैगन बन गया। फिर पूरे ब्रह्मांड स्थान में एक पल का सन्नाटा छा गया। क्षण भर बाद दूसरा स्थान तूफान उठा और कान्हाई संप्रदाय की पूरी परिनौक तथा उसके सभी कल्टीवेटर उस तूफान में समा गए। न कोई हड्डी बची, न कोई दिव्य आत्मा। लू चेन ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। ये थी सेंट की सच्ची शक्ति, एक तलवार प्रहार से शून्य क्षेत्र चीरना और स्थान तूफान
तूफान पैदा कर देना। भयानक। जब वह खुद सेंट रियल में पहुंचेगा तो क्या उसकी शक्ति भी इतनी विनाशकारी होगी। इसी समय कान्हाई संप्रदाय के एक गुप्त कक्ष में दो बूढ़े ध्यान में बैठे थे। अचानक उनकी आंखें खुल गईं और दोनों के मुंह से खून की धार बह निकली। जियांग तियानरुई की आंखों में आतंक था। यह क्या हुआ? मेरा क्लोन मर गया, पर मरने से पहले की कोई याद भी वापस नहीं आई। अस्थिर तारा सागर में इतने शक्तिशाली सेंट स्तर के प्राणी छिपे हुए हैं। तारांकन समर्थित रूपांतरण। तारांकन योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जियांग तियानरुई अब चुपचाप तमाशा देखने को तैयार नहीं थे। उन्होंने गरज कर कहा, बस बहुत हुआ। उनके इस शब्द के साथ ही एक अदृश्य भयंकर शक्ति लू चेन की ओर लपक पड़ी। लू चेन को अचानक महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर किसी अदृश्य जंजीर में जकड़ गया है। मौत का एक तेज और सच्चा एहसास उसके मन में उठ खड़ा हुआ। ये पहला मौका था जब उसे इतनी गहरी मौत की आशंका हुई थी। लू चेन ने तुरंत अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति जुटा ली, लेकिन पाया कि उसकी शक्ति किसी ने सील कर दी है। ये पहली बार था जब उसे सच्चे सेंट का दबाव महसूस हुआ। हालांकि मू किंगलान भी सेंट थी, पर उसने लू चेन के सामने कभी इतनी भयंकर सेंट आभा नहीं छोड़ी थी, इसलिए लू चेन पूरी तरह तैयार नहीं था। जब तक वह प्रतिक्रिया करता, जियांग तियानरुई का वह अदृश्य प्रहार उसके करीब पहुंच चुका था। ठीक उसी क्षण मू किंगलान बिजली की सी तेजी से लू चेन के सामने आ खड़ी हुई। उसने अपनी कोमल मोती जैसी उंगलियां उठाईं। उंगलियों से आध्यात्मिक ऊर्जा की एक तेज धारा निकली और सेंट शक्ति से टकरा गई। दोनों शक्तियों के टकराव से जोरदार विस्फोट हुआ। शून्य क्षेत्र फिर हिल उठा और उसमें दरारें पड़ने लगी। ये दृश्य देखकर कान्हाई संप्रदाय के सभी लोग सकते में आ गए। जियांग तियानरुई का चेहरा काला पड़ गया। वे मूर्ख नहीं थे। उस महिला ने उनके हमले को इतनी सहजता से रोक लिया था। इससे साफ था कि वह भी सेंट है। उन्हें लगा था कि अस्थिर तारा सागर में सिर्फ शिया सम्राट थोड़ा तगड़ा है, पर यहाँ तो एक सेंट छिपा हुआ निकला। अभी दोनों पक्षों में पूरा टकराव नहीं हुआ था, इसलिए जियांग तियानरुई को इस महिला की असली खेती का अंदाजा नहीं था। उन्होंने सीधे पूछा, तुम कौन हो? अस्थिर तारा सागर में किसी सेंट के होने की हमें कभी खबर नहीं लगी। ये सुनकर अस्थिर तारा सागर के सभी संप्रदाय वाले स्तब्ध रह गए। सेंट शिया सम्राट के साथ एक सेंट है। सम्राट ने यह बात उन्हें पहले क्यों नहीं बताई? अब सब समझ गए कि शिया सम्राट इतना शांत और निडर क्यों था। उसके पास सेंट स्तर की रक्षक थी, तो फिर किस बात का डर? जिन शिया के विद्रोहियों ने कान्हाई संप्रदाय से मिलकर समर्पण किया था, वे अब पछतावे से भर गए। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्हें समझ आ गया कि सम्राट ने जानबूझकर सेंट की बात छिपाई थी। सम्राट ने जाल बिछाने का खेल पहले भी कई बार खेला था। अब उन्हें अपनी सजा का डर सताने लगा। उनकी एकमात्र उम्मीद अब कान्हाई संप्रदाय के सेंट पर टिकी थी। अगर वे इस महिला को हरा दे तभी उनकी जान बच सकती है, वरना इन सब विद्रोहियों का अंत निश्चित था। मू किंगलान ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तुमने नहीं सुना? इसका मतलब यह नहीं कि वह अस्तित्व में नहीं है। इतना कहते ही मू किंगलान के सामने सफेद लिप्टों के गुच्छे प्रकट हो गए। हालांकि वे आग थी, पर उनके आने से गर्मी नहीं फैली। उल्टा शून्य क्षेत्र का तापमान तेजी से गिर गया और चारों ओर फिर बर्फ के क्रिस्टल बनने लगे। मू किंगलान से निकलती उस दबाव भरी आभा को महसूस करके जियांग तियानरुई का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उन्हें लगा कि ये लपटें उन्हें कहीं से बहुत परिचित हैं, जैसे पहले कहीं देखी हो, पर अभी याद नहीं आ रहा था। अब ये सोचने का समय नहीं था। यह महिला उन्हें बेहद खतरनाक लग रही थी। उन्हें पूरी शक्ति लगानी होगी, वरना उनका ये क्लोन यही नष्ट हो जाएगा। जियांग तियानरुई आगे बढ़े और अपनी पूरी सेंट आभा छोड़ दी। उस भयंकर दबाव को महसूस करके वहाँ मौजूद हर व्यक्ति का शरीर भारी हो गया, मानो कोई पहाड़ छाती पर लद गया हो। पवित्र तेज कवच पहने लू चेन भी, जो सेंट के करीब था, इस दबाव से दम घुटने लगा। लू चेन ने ठंडे स्वर में कहा, सेंट का दबाव? तो क्या हुआ? मेरे पास ब्रह्मांड की मूल शक्ति है। स्रोत शक्ति वाला किसी छोटे मोटे सेंट से क्यों डरे? तुरंत उसने स्रोत शक्ति को शरीर में घुमाना शुरू कर दिया। जैसे ही स्रोत शक्ति फैली, चारों ओर का भारी दबाव पल भर में गायब हो गया। लू चेन फिर से हल्का और तरोताजा महसूस करने लगा। जियांग तियानरुई ने ये दृश्य देख लिया। लू चेन को बिना किसी असर के खड़ा देखकर वे और सतर्क हो गए। सामान्य रूप से तो यह व्यक्ति बाहरी चीजों से सेंट के करीब पहुंचा है, असली सेंट नहीं। फिर मेरा सेंट दबाव उसे इतनी आसानी से कैसे सह गया? क्या शिया सम्राट अपनी असली शक्ति छिपा रहा है, या उसके पास कोई अत्यंत शक्तिशाली रक्षात्मक खजाना है? सेंट के दबाव को झेल सकने वाला रक्षात्मक खजाना, वह किस स्तर का होगा? जियांग तियानरुई की आंखों में लालच की चमक उभरी, पर उन्होंने तुरंत खुद को संभाला। इस महिला को हराए बिना न खजाना मिलेगा न समाधि। दोनों सेंट थे, एक दूसरे को मारना आसान नहीं था। उस पर जियांग तियानरुई ने कहा, साथी, महान सम्राट की समाधि सबकी साझी संपत्ति है। क्या तुम उसे अकेले हड़पना चाहती हो? भले ही तुम अकेले लेना चाहो, पर समाधि के अंदर कई प्रतिबंध हैं जिन्हें तोड़ना शायद तुम्हारे बस का भी न हो। मुझे लगता है कि तुमने समाधि का सिर्फ छोटा सा हिस्सा ही प्राप्त किया है, वरना तुम इस जंगली तारा सागर में अब तक क्यों रहती? जितने अधिक लोग उतनी अधिक शक्ति। अगर हम मिलकर समाधि के प्रतिबंध तोड़ दें तो अंदर के खजाने को बराबर बराबर बांट ले, क्या कहती हो? जियांग तियानरुई अभी मू किंगलान की असली शक्ति का अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे।
थे। लड़ाई में जीतना मुश्किल था और दोनों को भारी चोट लग सकती थी। उनके हिसाब से अस्थिर तारा सागर में खजाना होने की बात तय थी। अगर यह महिला पहले ही सारा खजाना ले चुकी होती तो इस सूने क्षेत्र में क्यों रहती? अगर वह अभी भी यहाँ है तो इसका मतलब है कि समाधि का पूरा खजाना उसे नहीं मिला। वह या तो प्रतिबंध तोड़ने की कोशिश कर रही है या अपने पीछे की शक्ति का इंतजार कर रही है, इसलिए बातचीत की गुंजाइश थी। जियांग तियानरुई को यकीन था कि यह महिला भी समाधि में घुसना चाहती होगी। आखिर वह महान सम्राट की समाधि थी, अनगिनत खजाने, विरासत और अवसरों से भरी। टकराव जारी रखना बेकार था। समय बीतने पर और लोग इस खबर को जान सकते थे, तब यह महिला को नुकसान ही होगा। जियांग तियानरुई की बात सुनकर मु किंगलान समझ गई कि ये लोग उसे भी खजाने की तलाश में आए समझ रहे हैं। उसने ठंडे और दृढ़ स्वर में कहा, अस्थिर तारा सागर में महान सम्राट की कोई समाधि नहीं है, न कोई खजाना। कृपया यहाँ से चले जाओ। जियांग तियानरुई की भौहें सिकुड़ गईं, तो साथ ही सारा फायदा अकेले हड़पना चाहती हैं। तुम्हारी भूख तो बहुत बड़ी है। जियांग तियानरुई की नजरों में सारी बातें साफ थीं। अस्थिर तारा सागर में महान सम्राट की समाधि है या फिर किसी अत्यंत शक्तिशाली अमर गुफा का अवशेष छिपा हुआ है, और अब यह महिला कह रही है कि यहाँ न समाधि है न कोई खजाना। जियांग तियानरुई कैसे मान लेते? साफ था कि सामने खड़ी यह महिला सारी समाधि और उसके अनमोल खजानों को अकेले हड़प जाना चाहती है। जियांग तियानरुई ने क्रोध भरे स्वर में कहा, साथी, तुम्हारी भूख बहुत बड़ी है, सावधान रहना, कहीं दम न घुट जाए। और क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं ये खबर पूरे तारा क्षेत्र में फैला दूं कि अस्थिर तारा सागर में महान सम्राट की समाधि है? हालांकि तुम सेंट हो, पर समाधि सिर्फ सेंटों को ही नहीं, अर्ध सम्राटों को भी खूब लुभाती है। अगर पड़ोसी तारा क्षेत्र के अर्ध सम्राटों को पता चल गया कि यहाँ समाधि है तो क्या तुम अकेली उन्हें रोक पाओगी? मु किंगलान ने उनकी बातों को पूरी तरह अनसुना कर दिया और ठंडे दृढ़ स्वर में आखिरी बार चेतावनी दी। मैं एक बार फिर कहती हूँ, अस्थिर तारा सागर में महान सम्राट की कोई समाधि नहीं है और न ही कोई खजाना। इतना कहकर मु किंगलान ने तलवार निकाली और शून्य क्षेत्र पर एक भयंकर वार कर दिया। दसियों किलोमीटर लंबी तलवार ऊर्जा निकली और शून्य क्षेत्र में एक विशाल स्थान दरार काट दी। जो भी इस रेखा को पार करने की हिम्मत करेगा उसकी मौत तय है। मु किंगलान का ये सख्त और अडिग रुख जियांग तियानरुई को पूरी तरह भड़का गया। उनके शरीर से भयंकर सेंध दबाव छूटने लगा। चेहरे पर क्रोध की लालिमा फैल गई। अगर तुम इतनी जिद्दी हो तो चलो देखते हैं कि तुम्हारी असली ताकत कितनी है और क्या तुम सचमुच इस समाधि की रक्षा कर सकती हो। बोलते ही जियांग तियानरुई ने एक तीखा ताड़ प्रहार कर दिया। तारानकन सुमेरु 9 सूर्य ताड़। तारानकन तारानकन। अगले ही पल उनके पीछे 9 विशाल सूर्य प्रकट हो गए। उनकी प्रचंड गर्मी से आसपास का स्थान विकृत होने लगा। कान्हाई संप्रदाय के शिष्य तुरंत पीछे हट गए। सेंटों के बीच का युद्ध अब उनके बस का नहीं था। मु किंगलान ने हल्का सा सिर घुमाकर लू चेन से कहा, सम्राट, आप अभी थोड़ा दूर चले जाइए। वह नहीं चाहती थी कि लू चेन इस लड़ाई की आंधी में फंस जाए। हालांकि लू चेन की शक्ति सेंट के करीब थी, पर वह अभी असली सेंट नहीं था। सेंटों की लड़ाई उसे चोट पहुंचा सकती थी। लू चेन ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, और छाया स्थानांतरण का उपयोग करके 100 किलोमीटर दूर चला गया। अब उसे अपनी सीमा का पूरा एहसास हो चुका था। अगर सामने वाला राक्षस कल्टीवेटर होता तो वह अपनी अराजक राक्षस दमन कला से मुकाबला कर सकता था, पर यह जियांग तियानरुई साफ था कि राक्षस कल्टीवेटर नहीं है, इसलिए अभी वह इस लड़ाई में दखल नहीं दे सकता था। बाकी सब मु किंगलान पर छोड़ दिया। उसे मु किंगलान पर पूरा भरोसा था। सेंट 5वीं मंजिल की शक्ति के साथ सेंट दूसरी मंजिल के व्यक्ति को हराना मुश्किल नहीं होना चाहिए। लू चेन के दूर चले जाने के बाद मु किंगलान ने दूर दिख रहे 9 सूर्यों और उस विशाल ताड़ की छाप को देखा। उसकी आंखों में एक तेज चमक उभरी। उसने अपने शरीर की सफेद विचित्र अग्नि को पूरी तरह जुटाया और उसे अपनी दिव्य तलवार में डाल दिया। स्वर्गीय अग्नि वंश वाले जन्म से ही अपनी विचित्र अग्नि रखते थे। यह उनकी जन्मजात दिव्य अग्नि थी। जब वे अपनी इस अग्नि का उपयोग करते थे तो उनकी लड़ाकू शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। इसी वजह से स्वर्गीय अग्नि वंश का विनाश हुआ था। मु किंगलान ने शुरू से ही पूरी ताकत लगा दी, बिना कोई कसर छोड़े। शेर भी खरगोश को मारने के लिए पूरी शक्ति लगाता है। उससे पहले मु किंगलान ने पूरे क्षेत्र को अपनी सेंट शक्ति से सील कर दिया था। इस तरह अगर जियांग तियानरुई का क्लोन नष्ट भी हो जाए तो उनका मुख्य शरीर सिर्फ इतना ही जान पाएगा कि क्लोन मर गया, पर असली बातें नहीं। मु किंगलान से निकलती उस विचित्र अग्नि को देखकर जियांग तियानरुई को अचानक याद आ गया। उनके चेहरे पर आतंक की छाया दौड़ गई। तुम स्वर्गीय अग्नि वंश की। पर वे अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाए थे कि मु किंगलान ने तलवार घुमा दी। तारानकन बर्फ और अग्नि का ड्रैगन तलवार। तारानकन तारानकन। पलक झपकते ही तलवार से 2 5 पंजों वाले विशाल ड्रैगन निकले। एक सफेद था जो भयंकर ठंड बिखेर रहा था, दूसरा लाल था जो प्रचंड लपटों से जल रहा था। दोनों ड्रैगन
आगे बढ़े और जियांग तियानरुई के स्वर्णिम विशाल हाथ से टकराने वाले थे कि दोनों एक हो गए। एक विशाल ड्रैगन बन गया जो सफेद लपटों से जल रहा था। जैसे ही वह ड्रैगन उस स्वर्णिम हाथ से टकराया, कोई जोरदार विस्फोट नहीं हुआ। पूरे शून्य क्षेत्र में एक पल के लिए समय जैसे रुक गया। फिर अचानक शून्य क्षेत्र में एक विशाल स्थान दरार खुल गई और स्थान तूफान ने चारों ओर की हर चीज को कण कण में बांट दिया। जियांग तियानरुई की आंखें फट गईं। वे अविश्वास से सब कुछ देख रहे थे। उन्हें मु किंगलान की पहचान समझ आ चुकी थी। उसकी विचित्र अग्नि से साफ था कि वह स्वर्गीय अग्नि वंश की है और उस वंश में सिर्फ 2 सेंट थे, एक अग्नि सम्राट पुरुष और दूसरी स्वर्गीय अग्नि महल की पुरानी पूर्वज महिला। मु किंगलान के हमला करते ही जियांग तियानरुई समझ गए थे कि वे हार गए हैं। स्वर्गीय अग्नि वंश अपनी जन्मजात अग्नि का उपयोग करके कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि एक तलवार प्रहार इतना भयानक होगा। उनके सदमे के बीच उनका शरीर स्थान तूफान में कण कण होकर उड़ गया, यहाँ तक कि उनकी दिव्य आत्मा भी नष्ट हो गई। दूर खड़े कान्हाई संप्रदाय के लोग इस दृश्य को देखकर मृत समान सफेद पड़ गए। पसीने की बूंदें उनके माथे पर छलक आईं। वे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनका ग्रैंड एल्डर इतनी आसानी से हार जाएगा। विरोधी ने सिर्फ एक तलवार प्रहार किया था। सेंट और सेंट में इतना बड़ा अंतर कैसे? होश में आते ही वीर प्रताप ने एक पल भी नहीं सोचा। वह तुरंत घुमा और परिनौक को मोड़कर अस्थिर तारा सागर की सीमा की ओर भागने लगा। यह महिला स्पष्ट रूप से कान्हाई संप्रदाय के बस की नहीं थी। वीर प्रताप और बाकी लोगों को भागते देख मु किंगलान ने फिर तलवार उठाए और एक और वार कर दिया। तारानकन बर्फ और अग्नि का ड्रैगन तलवार। तारानकन तारानकन। पीछे से ड्रैगन की गर्जना सुनकर वीर प्रताप ने सहम कर पीछे मुड़कर देखा। 2 विशाल ड्रैगन उसे आते दिखे। उसकी आत्मा कांप उठी, रूह फट गई। प्रतिक्रिया करने से पहले ही दोनों ड्रैगन एक हो गए और सफेद लपटों वाला विशाल ड्रैगन बन गया। फिर पूरे ब्रह्मांड स्थान में एक पल का सन्नाटा छा गया। क्षण भर बाद दूसरा स्थान तूफान उठा और कान्हाई संप्रदाय की पूरी परिनौक तथा उसके सभी कल्टीवेटर उस तूफान में समा गए। न कोई हड्डी बची, न कोई दिव्य आत्मा। लू चेन ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। ये थी सेंट की सच्ची शक्ति, एक तलवार प्रहार से शून्य क्षेत्र चीरना और स्थान तूफान पैदा कर देना। भयानक। जब वह खुद सेंट रियल में पहुंचेगा तो क्या उसकी शक्ति भी इतनी विनाशकारी होगी? इसी समय कान्हाई संप्रदाय के एक गुप्त कक्ष में 2 बूढ़े ध्यान में बैठे थे। अचानक उनकी आंखें खुल गईं और दोनों के मुंह से खून की धार बह निकली। जियांग तियानरुई की आंखों में आतंक था। यह क्या हुआ? मेरा क्लोन मर गया, पर मरने से पहले की कोई याद भी वापस नहीं आई। अस्थिर तारा सागर में इतने शक्तिशाली सेंट स्तर के प्राणी छिपे हुए हैं। तारानकन समर्थित रूपांतरण। तारानकन तारानकन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सभागार से बाहर निकलकर वीर प्रताप ने वहां इकट्ठे कल्टीवेटरों को काले ड्रैगन शहर की दीवारों पर ले जाकर खड़ा कर दिया। सब चुपचाप दूर भाग रहे कल्टीवेटरों को देख रहे थे, जो हताश होकर स्थान को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस समय वीर प्रताप के पीछे खड़े किसी कल्टीवेटर की हिम्मत नहीं थी कि सांस भी जोर से ले। सब डर रहे थे कि कहीं वे ही बंदर को डराने के लिए मुर्गा न बन जाएं। काफी देर बीत गई, फिर भी शिव न्यानशुओ और उसके साथी उस सील किए गए स्थान को नहीं तोड़ पाए। तभी शिव न्यानशुओ ने पीछे मुड़कर देखा। शहर की दीवार पर वीर प्रताप और उसके लोग उन्हें चुपचाप देख रहे थे। इससे उसकी घबराहट और बढ़ गई, पर अचानक उसकी नजर भीड़ में खड़े झांग यीदोंग पर पड़ी। एक पल को चौंकने के बाद उसे सब समझ आ गया। शिव न्यानशुओ ने तुरंत झांग यीदोंग को क्रोध भरा दिव्य संदेश भेजा। भाई झांग, क्या तुम सचमुच समझते हो कि इस लू नाम वाले के साथ मिलकर तुम बच जाओगे? बिल्कुल बेवकूफी है, बिल्कुल बेवकूफी। इंतजार करो, तुम्हारी भी बारी आएगी। झांग यीदोंग को जवाब दिए बिना शिव न्यानशुओ ने फिर मुड़कर तलवार से दूर स्थान को काटने की कोशिश की, पर उनकी सारी कोशिश बेकार थी। दूर का स्थान अवरोध जैसे एक विशाल पारदर्शी गुंबद की तरह उन्हें काले ड्रैगन प्रांत में कैद किए हुए था। क्षण भर में शिव न्यानशुओ और उसके साथी और भी बौखला गए। किसी भी कीमत पर उन्हें इस स्थान अवरोध को तोड़ना था। बस एक बार अवरोध टूट जाए, फिर उनके मुख्य शरीर को खबर मिल जाएगी और वे बच निकलेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनका मुख्य शरीर भी उनके टूटने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। इतने में एक कल्टीवेटर ने अचानक पागलों की तरह आध्यात्मिक ऊर्जा सोखना शुरू कर दिया। अगले ही पल उसका चेहरा लाल हो गया और शरीर फूलने लगा। साफ था कि वह आत्म विस्फोट करके अवरोध तोड़ना चाहता था। ये देखकर वीर प्रताप के पीछे खड़े कल्टीवेटरों के चेहरे सफेद पड़ गए। अगर शिव न्यानशुओ जैसे लोग आत्म विस्फोट कर दे तो पूरा काला ड्रैगन शहर, बल्कि पूरा काला ड्रैगन प्रांत ही मिट्टी में मिल सकता है। हालांकि ये सिर्फ क्लोन थे, पर इनकी शक्ति मुख्य शरीर जितनी ही थी। खासकर शिव न्यानशुओ, जो गुई शिव रियल्म का शक्तिशाली कल्टीवेटर था, उसका आत्म विस्फोट होने पर होने वाला विनाश अकल्पनीय था। पर वीर प्रताप का चेहरा बिल्कुल भावहीन था। वह अब त्यानचेन संसार का स्वामी था। वह सीधे संसार की नियम शक्ति को नियंत्रित कर सकता था और नियमों को बदल भी सकता था। त्यानचेन संसार के अंदर जब तक कोई कल्टीवेटर उसकी खेती से ऊपर न हो, उसे संसार के नियमों का पालन करना ही पड़ता था। वीर प्रताप ने त्यानचेन संसार की स्वर्गीय दैवी चेतना से संपर्क किया और एक नया नियम जोड़ दिया। तारानकन हुआशान रियल्म और गुई शिव रियल्म के कल्टीवेटर आत्म
विस्फोट नहीं कर सकते। तारांकन। जैसे ही यह नियम लागू हुआ, ध्यानचंद संसार की नियम शक्ति ने शिव नियांशुओं और अन्यों की अस्थिर आध्यात्मिक ऊर्जा को तुरंत शांत कर दिया। शिव नियांशुओं और उसके साथी स्तब्ध रह गए। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा दानतियान में जमा ही नहीं हो पा रही थी। ये कैसे हो सकता है? वे आत्म विस्फोट क्यों नहीं कर पा रहे? जब उन्होंने देखा कि उनका शरीर फिर से सामान्य हो गया, तो वीर प्रताप के पीछे खड़े कल्टीवेटरों ने राहत की सांस ली। उन्हें नहीं पता था कि ऐसा क्या हुआ, पर आत्म विस्फोट रुक गया, यही बड़ी बात थी। शिव नियांशुओं की नजर अचानक वीर प्रताप के शांत चेहरे पर पड़ी। पल भर में उसे समझ आ गया कि यह सब स्वर्गीय सम्राट का किया धरा है। अब वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने चीख कर कहा, अत्याचारी, तूने हमारे साथ क्या किया है? हिम्मत है तो हमें मार डाल। अब न भाग सकते थे, न आत्म विस्फोट कर सकते थे, सिर्फ बेकार गुस्सा निकाल रहे थे। शिव नियांशुओं की इस बात पर वीर प्रताप के पीछे खड़े कल्टीवेटर आगे बढ़ाए। शिव नियांशुओं, स्वर्गीय सम्राट से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? शिव नियांशुओं, तू मौत मांग रहा है। स्वर्गीय सम्राट के साथ गद्दारी करने की सजा क्या होगी तुझे पता है? इस मौके को भुनाते हुए वीर प्रताप के पीछे की गुप्त शक्तियों के बड़े बड़े लोग भी आगे आए। वे जानबूझकर शिव नियांशुओं की निंदा कर रहे थे ताकि वीर प्रताप पर अच्छा प्रभाव पड़े, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि इस बार वीर प्रताप कितने मुर्गों को मारकर बाकी बंदरों को डराएगा। अगर वे अच्छा व्यवहार नहीं दिखाएंगे तो अगली बार वे खुद ही मुर्गे बन सकते हैं। शिव नियांशुओं ने ठंडी हंसी हंसकर वीर प्रताप की ओर देखा। जिसकी लाठी उसी की भैंस, मैं कुछ नहीं कहूँगा। अत्याचारी, एक दिन तेरा भी वही हाल होगा जो मेरा हो रहा है। हालांकि वीर प्रताप के पास सेंट रक्षक थी, पर शिव नियांशुओं को यकीन था कि सेंट शक्तियों को अस्थिर तारा सागर की खबर लग चुकी है। भविष्य में और भी बड़ी बड़ी शक्तियाँ यहाँ आएंगी। एक बार सेंट बचा सकता है, पर हर बार नहीं। वीर प्रताप ने और समय बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत मुंह किंगलान को दिव्य संदेश दिया, इन्हें सबको मार डालो। मुंह किंगलान ने एक पल भी नहीं सोचा, तलवार खींची और अगले ही क्षण एक तेज तलवार प्रकाश निकला। क्षण भर में शिव नियांशुओं और उसके सभी साथियों के क्लोन नष्ट हो गए। उनकी दिव्य आत्माएं भी हमेशा के लिए मिट गयीं। ये दृश्य देखकर वहाँ मौजूद सभी कल्टीवेटर ठंडे पसीने से तर हो गए। क्या यही है सेंट की शक्ति? भयानक। बुई शिव रियल्म के कल्टीवेटर को एक तलवार प्रहार में दिव्य आत्मा समेत नष्ट कर दिया। वीर प्रताप ने पीछे मुड़कर भीड़ को देखा। सबके चेहरों पर निष्ठा और भय साफ दिख रहा था। उसने शांत स्वर में कहा, मैं उन्हें एक और मौका देना चाहता था, पर इन्होंने खुद उस मौके को ठुकरा दिया। आज के लिए इतना ही काफी है। बोलकर वीर प्रताप वहाँ से गायब हो गया। उसके जाने के बाद सम्मेलन में आए कल्टीवेटरों ने राहत की गहरी सांस ली। सबको लगा जैसे वे मौत के मुंह से बचकर निकल आए हैं। सब सोच रहे थे, लगता है स्वर्गीय सम्राट बड़े पैमाने पर हत्याकांड नहीं करना चाहते, वरना झांग यीदोंग और यूफैंग संप्रदाय के लोगों को नहीं छोड़ते। इस घटना के बाद पूरे महान शिया राजवंश में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई गलत इरादा रखे। सेंट की मौजूदगी में चाहे कोई कितनी भी बड़ी शक्ति आ जाए, महान शिया राजवंश पहले उन्हें समाप्त कर सकता था। कल्टीवेटर सम्मेलन समाप्त होते ही वीर प्रताप ने महान शिया राजवंश के साथ गद्दारी करने वाली सभी शक्तियों को नष्ट करने का आदेश दे दिया। स्वयं वह गहन साधना के लिए एकांत में चला गया। मुंह किंगलान ने जियांग त्यानरुई के सिर्फ एक क्लोन को ही मारा था। हालांकि उसने हमला करने से पहले पवित्र शक्ति से पूरे स्थान को सील कर दिया था। फिर भी अस्थिर तारा सागर की घटना उनके क्लोनों के माध्यम से कान्हाई संप्रदाय तक पहुंच गई होगी। क्लोन के नष्ट होने से जियांग त्यानरुई को जरूर समझ आ गया होगा कि अस्थिर तारा सागर में कोई अत्यंत शक्तिशाली सेंट छिपा हुआ है। इस बार कान्हाई संप्रदाय की हार के बाद वे अस्थिर तारा सागर की खबर फैलाने की संभावना और बढ़ गई थी। इससे और भी अधिक सेंट स्तर के शक्तिशाली योद्धा यहाँ आने वाले थे। इसलिए वीर प्रताप को उन शत्रुओं के आने से पहले और मजबूत बनना था, वरना सिर्फ मुंह किंगलान अकेली उन्हें नहीं रोक पाएगी। अगले 6 महीनों तक वीर प्रताप निरंतर साधना करता रहा, पर शायद वह बहुत अधिक अधीर हो गया था। उसकी खेती न सिर्फ आगे नहीं बढ़ी, बल्कि उसे लगा कि उसकी खेती कुछ कम हो गई है। यह क्या हो रहा है? भूमिगत महल में वीर प्रताप ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वह अविश्वास से अपने शरीर की स्थिति को महसूस करने लगा। ये पहली बार था जब उसकी साधना न सिर्फ रुकी, बल्कि पीछे भी हट गई। सामान्य रूप से तो बिना साधना किए भी उसके स्वपक्षी फीनिक्स पूजा कौशल के कारण खेती बढ़नी चाहिए थी। जब तक उसकी रानियां और पत्नियां आगे बढ़ती, उसे भी लाभ मिलता रहता। क्या उस कौशल में कोई दुष्प्रभाव है? क्या उसकी रानियों की खेती घटने से उसकी भी घट रही है? ये सोचकर वीर प्रताप की भौहें सिकुड़ गईं। सिस्टम ने कभी ऐसा कोई दुष्प्रभाव बताया ही नहीं था। उसने मन ही मन पूछा, सिस्टम, क्या स्वपक्षी फीनिक्स पूजा कौशल में कोई दुष्प्रभाव है? सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, मालिक, इस कौशल में कोई दुष्प्रभाव नहीं है, आप निश्चिंत रहें। वीर प्रताप ने फिर पूछा, तो फिर मेरी खेती क्यों नहीं बढ़ रही, बल्कि थोड़ी कम हो गई लग रही है? सिस्टम ने समझाते हुए कहा, मालिक, आपकी खेती पहले बहुत तेजी से बढ़ी थी, जो कुछ हद तक सही थी। अब वह स्थिर हो रही है और अधिक ठोस बन रही है, इसलिए लग रहा है कि खेती घटी है, पर वास्तव में आपकी शक्ति बढ़ गई है। ये सुनकर वीर प्रताप चौंक गया। तो बात ऐसी थी, उसे लगा था कि उसकी खेती वाकई घट
घट गई है, पर भले ही खेती घटी न हो, बढ़ने की गति बेहद धीमी थी। 6 महीने बीत गए, फिर भी कोई प्रगति नहीं। इस रफ्तार से सेंट रियल्म तक पहुंचने में तो युग लग जाएंगे। वीर प्रताप जानता था कि वह बहुत अधीर हो रहा है, पर अस्थिर तारा सागर की मौजूदा स्थिति को देखते हुए उसके पास समय नहीं था। अगर कान्हाई संप्रदाय ने खबर फैला दी तो जल्द ही और सेंट स्तर के शत्रु आ सकते हैं। तब सिर्फ मू किंगलान अकेली क्या कर पाएगी। पर साधना में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सामान्य कल्टीवेटरों को, भले ही वे प्रतिभाशाली हों, बुइशियू रियल्म तक पहुंचने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। वीर प्रताप युवा अवस्था में ही सेंट रियल्म की ओर बढ़ रहा था, जो स्वयं में अद्भुत था। पूरे ब्रह्मांड में ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बहुत कम होंगे। उसने हल्का सा वज्र किया। अब अधीर होने से कोई फायदा नहीं। 6 महीने से वह बाहर नहीं निकला। उसकी रानियां और पत्नियां उसे बहुत याद कर रही होंगी। ये सोचकर वीर प्रताप उठा और छाया स्थानांतरण से सीधे मू किंगलान के कमरे में पहुंच गया। उस समय मू किंगलान भी साधना में थी। वीर प्रताप की उपस्थिति महसूस करते ही उसने तुरंत आंखें खोल दी। वह हैरानी से बोली, सम्राट, आप साधना से निकल आए। सामान्यतः जितनी ऊंची खेती उतनी लंबी साधना होती है। बुइशियू रियल्म के कल्टीवेटर को 10 वर्ष या कई दशक तक साधना में रहना पड़ता है। 6 महीने में निकल आना मतलब खेती में खास बदलाव नहीं आया होगा। मू किंगलान ने वीर प्रताप की खेती को महसूस किया तो पाया कि वाकई उसकी खेती पहले जैसी ही थी, बल्कि थोड़ी कम लग रही थी। वीर प्रताप ने हल्का सा वज्र किया और बोला, साधना में बाधा आ गई है। 6 महीने तक मेहनत करने के बाद भी कोई प्रगति नहीं हुई और साधना करना समय की बर्बादी लगी, इसलिए बाहर निकल आया। मू किंगलान कुछ पल के लिए चुप रह गई। अगर कोई और होता तो वह कह देती कि 6 महीने में क्या उम्मीद रखते हो, पर सामने स्वर्गीय सम्राट खड़े थे, जिनकी प्रतिभा साधारण कल्टीवेटरों से कहीं ऊपर थी। फिर भी 6 महीने में प्रगति की उम्मीद करना बहुत जल्दबाजी थी। मू किंगलान समझ गई कि वीर प्रताप इतना अधीर क्यों है। कान्हाई संप्रदाय वाली घटना को 6 महीने बीत चुके थे। अब तक उन्होंने अस्थिर तारा सागर की खबर फैला दी होगी। जल्द ही कोई नया सेंट शत्रु आ सकता है। उसने कोमल स्वर में कहा, शायद सम्राट पर बहुत अधिक दबाव है, इसलिए साधना रुकी हुई है। कुछ समय आराम क्यों नहीं कर लेते। साधना तो मन की भी होती है। जितनी ऊंची मंजिल उतनी अधिक मन की शुद्धता चाहिए। अगर मन पर बोझ हो तो साधना रुक सकती है, बल्कि उल्टा हानि भी हो सकती है। इसलिए कई कल्टीवेटर बाधा आने पर आराम करते हैं, संसार भ्रमण करते हैं। मू किंगलान के गालों पर हल्की लाली छा गई। वह अच्छी तरह जानती थी कि वीर प्रताप को सबसे अधिक आराम किस चीज से मिलता है, पर वह सोच रही थी कि क्या ये बात कहना ठीक होगा। कहीं सम्राट उसे संकेत समझ बैठे तो। वीर प्रताप ने मू किंगलान की बात सुनकर एक पल सोचा, फिर उसकी नजर मू किंगलान पर पड़ी। आज मू किंगलान हल्के नीले पारदर्शी वस्त्र पहने थी, जो उसके सुंदर शरीर को निखार रहा था। कमर पर बंधी पट्टी ने उसकी खूबसूरत काया को और आकर्षक बना दिया था। उसके शरीर से निकलती सेंट की दिव्य आभा उसे और भी मोहक बना रही थी। वीर प्रताप को इस तरह घूरते देख मू किंगलान का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगले ही पल वीर प्रताप मुस्कुराया और बोला, हाँ, थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। इतना कहकर वह धीरे धीरे मू किंगलान की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह पास आता गया, मू किंगलान का दिल और तेज धड़कने लगा। 6 महीने से उसने वीर प्रताप को नहीं देखा था, न ही उसके साथ घनिष्ठता हुई थी। सेंट होने के बावजूद उसके मन में भी इच्छा जाग उठी। वीर प्रताप जब उसके बहुत पास पहुंच गया तो बिना किसी हिचकिचाहट के उसने मू किंगलान की थोड़ी को हल्का सा पकड़ा और उसके लाल होठों पर गहरी चुंबन कर लिया। फिर धीरे धीरे सब कुछ आगे बढ़ता गया। पहला चक्र पूरा होते ही वीर प्रताप के शरीर से प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा फूट पड़ी। तुरंत उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर का लघु संसार लगातार फैल रहा है और उसका शरीर चारों ओर की आध्यात्मिक ऊर्जा को पागलों की तरह सोख रहा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वीर प्रताप दूसरी बार मू किंगलान के साथ घनिष्ठता के लिए तैयार हो ही रहा था कि अचानक उसे कुछ हैरानी हुई। 6 महीने की कड़ी साधना में खेती में जरा भी प्रगति नहीं हुई, उल्टा कुछ कम हो गई थी। पर अब बिना किसी सोचे समझे बस एक बार प्रेमालिंगन करने से ही उसकी खेती बढ़ गई। क्या सचमुच यही उसकी सही साधना पद्धति है? हालांकि खेती बढ़ गई थी, पर अभी भी वह सेंट रियल्म तक नहीं पहुंचा था। वह अब बुइशियू रियल्म की 9वीं मंजिल पर था। सेंट बनने में अभी एक पूरा पड़ाव बाकी था। सेंट रियल्म सबसे कठिन पड़ाव है। पूरे ब्रह्मांड में अनगिनत कल्टीवेटर बुइशियू रियल्म की 9वीं मंजिल पर अटके पड़े हैं। सेंट से नीचे की मंजिलों तक बाहरी खजानों से खेती बढ़ाई जा सकती है, पर आखिरी पड़ाव में सिर्फ अपने स्वयं के मार्ग को समझना पड़ता है। मू किंगलान, जो वीर प्रताप के नीचे लेटी थी, उसके 9वीं मंजिल तक पहुंचने को देखकर अवाक रह गई। 6 महीने की साधना में सम्राट की खेती नहीं बढ़ी, बल्कि थोड़ी घट गई थी। पर उसके साथ प्रेम करने के बाद खेती बढ़ गई। क्या वीर प्रताप की किस्मत में एकांत साधना नहीं है? तभी मू किंगलान ने रहस्यमयी कुमारी कौशल चालू कर दिया और वीर प्रताप के शरीर को अपनी ओर खींच लिया।
उसे महसूस हुआ कि जैसे ही वह वीर प्रताप की आध्यात्मिक ऊर्जा सोख रही है, वैसे ही वीर प्रताप भी चारों ओर की आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजी से खींच रहा है। हालांकि वीर प्रताप लगातार अपनी ऊर्जा उसे दे रहा था, पर उसका शरीर ऊर्जा को तेजी से बदल रहा था। सिर्फ थोड़ी सी ऊर्जा मुंह किंगलान को मिल रही थी, बाकी सब उसके शरीर में ही रह रही थी। मुंह किंगलान के कौशल से बंधते ही दोनों की ऊर्जा सोखने की गति और तेज हो गई। वीर प्रताप ने भी यह बदलाव महसूस किया। उसने आंखें बंद कर ली और शरीर में घुसती आध्यात्मिक ऊर्जा को अनुभव करने लगा। उसे आश्चर्य हो रहा था, सिर्फ 9वीं मंजिल तक पहुंचने पर इतना बड़ा हंगामा मच गया। बाहर वाले सोच रहे होंगे कि शायद वह सेंट बन गया है। काले ड्रैगन शहर के महल में मौजूद सभी कल्टीवेटरों ने महसूस किया कि पूरे काले ड्रैगन प्रांत की आध्यात्मिक ऊर्जा महल की ओर तेजी से भाग रही है। सब हैरान होकर महल की ओर देखने लगे। युन शियान और अन्य रानियां भी यह उथल पुथल महसूस करके मुंह किंगलान के महल के बाहर आ गईं। उन्होंने देखा कि वीर प्रताप मुंह किंगलान के शरीर पर लेटे ऊर्जा सोख रहे हैं। सब स्त्रियों के चेहरे पर हैरानी और मुस्कान आ गई। ये वीर प्रताप स्त्रियों के साथ भी खेती बढ़ा लेता है। जब उन्हें पता चला कि वीर प्रताप खेती बढ़ा रहे हैं, तो वे बिना कुछ कहे चुपचाप चली गईं। इधर वीर प्रताप अभी भी उस अवस्था में डूबा हुआ था। उसे महसूस हो रहा था कि मुंह किंगलान के कौशल से उसके शरीर की ऊर्जा तेजी से उसके अंदर जा रही है। ऊर्जा के निकलते ही उसका शरीर और तेजी से आध्यात्मिक ऊर्जा सोखने लगा। उसके अंदर का लघु संसार तेजी से फैल रहा था। वीर प्रताप हैरान था। उसे लगा था कि एक मंजिल बढ़ने के बाद सब खत्म हो जाएगा, पर मुंह किंगलान के बंधन से उसकी खेती धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। क्या ये भी संभव है? हालांकि बढ़ोतरी धीमी थी, पर गुइशियू रियल्म की 9वीं मंजिल पर भी खेती बढ़ रही थी। यही बड़ी बात थी। लगभग 2 घंटे बाद मुंह किंगलान और ज्यादा सहन नहीं कर पाए। उसने रहस्यमयी कुमारी कौशल बंद कर दिया और वीर प्रताप को छोड़ दिया। उसने वीर प्रताप की बहुत सारी ऊर्जा सोख ली थी। शरीर पूरी तरह भर गया था। अगर और सोखती तो उसे नुकसान पहुंच सकता था। ऊर्जा निकालकर मुंह किंगलान ने गहरी सांस ली। वह शर्माते हुए वीर प्रताप की आंखों में देखकर बोली, सम्राट, कृपा करके एक पल के लिए उठ जाए। वीर प्रताप मुस्कुराया, ठीक है। जब वह उठ गया तो मुंह किंगलान ने अपनी शक्ति चलाकर शरीर में बची अतिरिक्त और अशुद्ध ऊर्जा को बाहर निकाल दिया। सब कुछ करने के बाद उसकी नजर फिर वीर प्रताप पर पड़ी। वीर प्रताप अब उसके बगल में लेटा, एक हाथ से सिर टिकाए, चुपचाप उसे देख रहा था। उसकी इस गहरी नजर से मुंह किंगलान फिर अस्थिर हो गई। उसने धीरे से कहा, सम्राट, क्या हम जारी रखें? वीर प्रताप ने जवाब नहीं दिया। उसने सिस्टम स्थान से एक औषधि निकाली और निगल ली। मुंह किंगलान चौंक गई। सम्राट इतनी ताकत रखते हुए भी औषधि क्यों ले रहे हैं? क्या वे और भी उग्र होना चाहते हैं? वीर प्रताप ने मुस्कुराते हुए मुंह किंगलान का चेहरा सहलाया और बोला, लान, मैं इस मौके का फायदा उठाकर सीधे सेंट रियल्म तक पहुंचना चाहता हूं। क्या तुम मुझे मदद करोगी? मुंह किंगलान फिर हैरान रह गई। अभी अभी 8वीं से 9वीं मंजिल पर पहुंचे हैं और अब सीधे सेंट बनना चाहते हैं। ये तो बहुत जल्दबाजी है। पर उसने कुछ नहीं कहा, बस पूछा, सम्राट, मुझे क्या करना है? वीर प्रताप मुस्कुराया, बाद में फिर से अपना रहस्यमयी कुमारी कौशल चालू कर देना। मुंह किंगलान ने शर्माते हुए सिर हिलाया, जान गई, मैं समझ गई। वीर प्रताप ने फिर से उसे अपने नीचे दबाया। इस बार उसने बिना किसी रुकावट के ड्रैगन फीनिक्स यिन यान कौशल चालू कर दिया। उसने हुनयुवान औषधि ली थी, जो खेती बढ़ाने में मदद करती है। उसे लगा कि यह उसके जीवन का सबसे अच्छा मौका है। अगर इस बार सेंट रियल्म नहीं बना तो फिर कब बनेगा, पता नहीं। जैसे ही कौशल चालू हुआ, मुंह किंगलान को महसूस हुआ कि उसके शरीर की सारी नाड़ियां वीर प्रताप से जुड़ गई हैं। ऊर्जा दोनों के बीच चक्र बनाने लगी। इस अनुभव से मुंह किंगलान का पूरा शरीर शिथिल हो गया। वीर प्रताप ने नीचे झुककर उसकी आंखों में देखा। लान, क्या हुआ? मुंह किंगलान ने भावनाओं को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं अभी कौशल चालू करती हूँ। जैसे ही मुंह किंगलान ने कौशल चालू किया, वीर प्रताप की ऊर्जा सोखने की गति फिर से कई गुना बढ़ गई। मुंह किंगलान के शरीर से दिव्य सेंट आभा पूरे कमरे में फैल गई। शायद उसी आभा के प्रभाव से वीर प्रताप की साधना की गति और भी तेज हो गई। वीर प्रताप के मन में खुशी छा गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से साधना एकांत साधना से कहीं अधिक तेज और प्रभावी होगी। खेती लगातार बढ़ती जा रही थी, पर वीर प्रताप के मन में उलझन बढ़ती जा रही थी। 6 महीने पहले जब वह अपनी रानियों और पत्नियों के साथ घनिष्ठ साधना करता रहा, तब उसकी खेती लगभग रुक सी गई थी। ठीक इसी वजह से उसने सोचा कि अकेले एकांत साधना बेहतर रहेगी। पर 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद भी खेती में जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा, उल्टा थोड़ी कम हो गई। फिर एकांत से निकलकर पहली बार मुंह किंगलान के साथ घनिष्ठता करते ही खेती फिर से बढ़ने लगी। यह क्या रहस्य है? अगर घनिष्ठ साधना से खेती बढ़ सकती है, तो 6
महीने पहले बाधा क्यों आई? ठीक उसी पल सिस्टम की आवाज उसके मन में गूंजी, मालिक, पिछले कुछ वर्षों में आपकी खेती बहुत तेजी से बढ़ी थी, जिससे नींव कुछ कमजोर और सधी रह गई थी। इसी वजह से आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। पिछले 6 महीनों में आपने अपनी नींव को मजबूत किया है, इसलिए अब खेती फिर से बढ़ने लगी है। वीर प्रताप को अचानक सब समझ आ गया। उसने मन ही मन कहा, तो यही बात थी। अब भविष्य में घनिष्ठ साधना को मुख्य मार्ग बनाए रख सकता हूँ, बस बीच बीच में आराम और संतुलन बनाए रखना होगा। ये सोचकर वीर प्रताप के मन में उत्तेजना भर गई। उसने और अधिक जोर लगाया। मुंह की ग्लान साफ महसूस कर रही थी कि वीर प्रताप अब और भी उग्र हो गए हैं। शुक्र था कि वह सेंट थी, वरना वीर प्रताप की इस तूफानी ऊर्जा को सहन करना किसी के बस की बात नहीं थी। 1 महीना पलक झपकते बीत गया। वीर प्रताप और मुंह किंगलान अभी भी उसी घनिष्ठ साधना में लीन थे। इस पूरे महीने में वीर प्रताप की खेती धीरे धीरे बढ़ रही थी, हालांकि गति बहुत धीमी थी। सेंट रियम तक पहुंचने के लिए वीर प्रताप ने ठान लिया था कि इस बार वह बीच में नहीं रुकेगा। मुंह किंगलान ने आंखों में अपार स्नेह भरकर उस पुरुष को देखा जो उसे लगातार अपने अधीन किए हुए था। उसके मन में कोई नकारात्मक भाव नहीं था, उल्टा वह बेहद खुश थी कि वह स्वर्गीय सम्राट की मदद कर पा रही है। आखिरकार वह दिन आ गया जब वह वीर प्रताप के काम आ रही थी। जब वीर प्रताप अभी छोटे सम्राट थे, तब भी वह हमेशा उनके साथ खड़ी रहना चाहती थी, उनके किसी काम की साझीदार बनना चाहती थी। पर दुर्भाग्य से वीर प्रताप बहुत जल्दी चले गए थे। वह परिपक्व भी नहीं हो पाई थी कि वीर प्रताप हवांगशान तारा क्षेत्र छोड़ चुके थे। अब अंततः वह उनकी मदद कर रही थी। चाहे वीर प्रताप कितना भी उग्र हो जाए, वह सब सहन करने को तैयार थी। तभी मुंह किंगलान ने अपने गाल पर बिखरे बालों को हटाया और मुस्कुराते हुए बोली, लान, और तुम आज कितनी खूबसूरत लग रही हो। मुंह किंगलान थकी हुई आवाज में बोली, हाँ धन्यवाद सम्राट। फिर उसने पूछा, सम्राट आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुंह किंगलान को अभी भी वीर प्रताप के एक ही बार में सेंट बनने के विचार पर संदेह था। उसे लगा था कि वीर प्रताप शायद खेती को और मजबूत करने के लिए यह मौका इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 महीने की इस घनिष्ठ साधना के बाद भी वीर प्रताप के शरीर में खास बदलाव नहीं दिख रहा था, यहाँ तक कि वह स्वयं भी अपनी सीमा पर पहुँच चुकी थी। ड्रैगन फीनिक्स यान कौशल, रहस्यमयी कुमारी कौशल और 100 पक्षी फीनिक्स पूजा कौशल, ये तीनों घनिष्ठ साधना पद्धतियाँ एक साथ काम कर रही थी। इनका सहयोग इतना शक्तिशाली था कि सेंट स्तर की मुंह किंगलान भी थकान महसूस कर रही थी। ये तीनों कौशल एक दूसरे को पूरक बना रहे थे, एक का मार्गदर्शन दूसरे को मिल रहा था। इससे घनिष्ठ साधना का पूरा प्रभाव खुलकर सामने आ रहा था। ड्रैगन फीनिक्स यान कौशल मुंह किंगलान को पूरी तरह वशीभूत कर रहा था, वीर प्रताप को नेतृत्व देने दे रहा था और मुंह किंगलान की शक्ति बढ़ा रहा था। रहस्यमय कुमारी कौशल मुंह किंगलान की शक्ति बढ़ाते हुए वीर प्रताप को भी अपने में खोए रखे हुए था। 100 पक्षी फीनिक्स पूजा कौशल मुंह किंगलान की बढ़ी हुई खेती को वापस वीर प्रताप को लौटा रहा था। दोनों के बीच पूर्ण सामंजस्य बन गया था। तीनों कौशलों के कारण उनकी साधना एक सच्चे चक्र में बदल गई थी। दोनों की आंखों में इस समय सिर्फ एक दूसरे के सिवा कुछ नहीं था। मुंह किंगलान के सवाल पर वीर प्रताप ने अपने अंदर के लघु संसार को महसूस किया। वह अब रुक गया था। खेती फिर से एक बाधा पर आकर अटक गई थी। उसने सोचा कि शायद अब थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, पर ठीक उसी पल उसे अपने शरीर में कुछ स्रोत शक्ति महसूस हुई। वीर प्रताप ने तुरंत इसका स्रोत ढूंढा। यह ऊर्जा चू यूकिन के लघु संसार से आ रही थी। लगता है चू यूकिन का लघु संसार फिर बड़ा है। वीर प्रताप ने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। अब उसके पास थोड़ी अतिरिक्त स्रोत शक्ति आ गई थी। वह इसी का उपयोग करके सेंट रियम पर अंतिम प्रहार करना चाहता था। ये सोचकर वीर प्रताप ने कोई हिचकिचाहट नहीं की। वह मुंह किंगलान के ऊपर लेट गया और स्रोत शक्ति चालू कर दी। फिर वह मुंह किंगलान के साथ अपनी सुखद साधना जारी रखी। स्रोत शक्ति लगातार उसके शरीर को शुद्ध कर रही थी। अचानक एक पल में उसके अंदर का लघु संसार कांप उठा। मुंह किंगलान की दिव्य आभा के प्रभाव से लघु संसार अचानक फैल गया। उसी के साथ उसके मस्तिष्क का चेतना सागर भी तेजी से बढ़ने लगा। फिर अनगिनत दिव्य आभाएं वीर प्रताप के शरीर से निकलकर चारों ओर फैल गईं। पल भर में पूरा तियानचेन संसार हरे नीले दिव्य प्रकाश से भर गया। तियानचेन संसार के सभी कल्टीवेटरों को ये दिव्य आभा महसूस हुई। उनकी बाधाएं एक के बाद एक टूटने लगी। पूरे संसार की कुल शक्ति एक बार फिर बढ़ गई। इतने में मुंह किंगलान होश में आई। उसने अविश्वास भरी नजरों से वीर प्रताप को देखा, जो अभी भी गति में था। सम्राट, सचमुच सेंट रियल में पहुंच गए। स्वर्गीय सम्राट वाकई असाधारण थे। उन्हें साधारण कल्टीवेटरों की नजर से नहीं देखा जा सकता, पर अब वीर प्रताप के सेंट बनते ही दोनों की शक्तियां लगभग बराबर हो गई थी। मुंह किंगलान को महसूस हुआ कि अब रहस्यमयी कुमारी कौशल से भी वह वीर प्रताप को बांध नहीं पा रही। उसने मन ही मन सोचा, नहीं मानूंगी। उसने अपनी सारी शक्ति जुटाकर निचले हिस्से में केंद्रित की और फिर से रहस्यमयी कुमारी कौशल चालू कर दिया। वह मानने को तैयार नहीं थी कि अब वह सम्राट को नियंत्रित नहीं कर पाएगी, पर जल्द ही उसे समझ आ गया कि चाहे वह कितना भी प्रयास करे, वीर प्रताप अब पूरी आजादी से आ जा रहे थे। वह उन्हें बांध नहीं पा रही थी। यह क्या? वीर प्रताप ने मुंह किंगलान की यह चेष्टा तुरंत भांप ली। उसे हंसी
आ गई। सेंट होकर भी यह स्त्री हार मानने को तैयार नहीं, अब भी उसे उकसा रही है। वीर प्रताप ने धीरे से छाती ऊपर उठाए और नीचे मुंह किंगलान की आंखों में देखते हुए मुस्कुराया। लान, शरारत कर रही हो। मुंह किंगलान के गाल लाल हो गए। वे दोनों इतने घनिष्ठ थे कि वीर प्रताप को उसकी पूरी चेष्टा समझ आ गई थी। मुंह किंगलान ने झिझकते हुए कहा, मैं गलती कर गई। वीर प्रताप हंसते हुए बोला, गलती मालूम है, फिर भी सजा तो मिलनी चाहिए। इतना कहकर उसने अपने शरीर से निकल रही सारी दिव्य आभा समेट ली और फिर सेंट की पूरी शक्ति से मुंह किंगलान के साथ अपना खेल जारी रखा। तारानकन इसी समय तारानकन काले ड्रैगन शहर के एक महल में स्वर्गीय लाल साम्राज्य ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसने धीरे से बुदबुदाया, इसने स्त्री के सहारे खेती बढ़ाकर सेंट बन लिया। ये कैसा मार्ग है। हालांकि वह भी जल्द ही सेंट बनने वाली थी, पर उसका मार्ग साफ और शुद्ध था। वह वीर प्रताप की तरह स्त्रियों पर समय बर्बाद नहीं करती। उसे हमेशा शंका रहती थी कि अगर वीर प्रताप इसी मार्ग पर चले तो शायद सेंट भी न बन पाए, पर अब वीर प्रताप ने सेंट बनकर उसकी सारी शंकाएं तोड़ दी। सबसे अजीब बात यह थी कि उन्होंने मुंह किंगलान के साथ घनिष्ठ साधना करके सेंट बनाया। स्वर्गीय लाल साम्राज्य को ये बात समझ नहीं आ रही थी। स्त्री के सहारे सेंट रियल्म तक कैसे पहुंचा जा सकता है।